वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि इससे बेटर वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में अतीत में दबे पांव के इतने एमसीक्यू प्रश्न हैं, आप ये कह सकते हो कि इस वीडियो में पूरी ही समरी है और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है और सारे एमसीक्यू प्रश्नों को करना चाहता है वो इस वीडियो को जरूर देख ले। इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अतीत में दबे पांव, यह आप लोगों की वितान पाठ्य पुस्तक का तीसरा पार्ट है और वितान से सारे एमसीक्यू आएंगे। तो हम इसमें पूरे पार्ट की समरी को जान लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है ओम थानवी। लेखक का नाम है ओम थानवी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब ये जो पाठ है ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है? तो ये पाठ यात्रा वृतांत है क्योंकि इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। क्लियर हो गया? तो दो क्वेश्चन हो गए। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का नाम ओम थानवी, ठीक है, और ये पाठ क्या है? यात्रा वृतांत। क्लियर हो गया? अब देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इस पाठ में आपको पता है लेखक ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की है, लेकिन ज्यादा बात हुई है मोहनजोदड़ो की क्योंकि जो हड़प्पा के जो प्रूफ थे वो रेल लाइन बिछने के दौरान मिट गए, इसलिए लेखक ने मोहनजोदड़ो की बात की इस पाठ में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तीन एमसीक्यू प्रश्नों का याद रखिएगा। पहला प्रश्न था अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का नाम ओम थानवी। दूसरा, ये एक यात्रा वृतांत है। तीसरा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। तीन एमसीक्यू हो गए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारे एमसीक्यू अभी याद हो जाने चाहिए, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का नाम ओम थानवी, ये एक यात्रा वृतांत है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस काल का शहर है? ताम्रकाल। याद रखना, मोहनजोदड़ो किस काल का शहर है? ताम्रकाल। दुनिया के दो पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इस पार्ट में इन्हीं दो जगहों की बात हुई है और ज्यादा बात हुई है मोहनजोदड़ो की। क्यों नहीं हुई हड़प्पा की बात? क्योंकि हड़प्पा के जो प्रूफ थे वो रेल लाइन बिछने के दौरान क्या हो गए? मिट गए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। दो शहरों की बात हुई थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन था ताम्रकाल का? मोहनजोदड़ो। क्लियर हो गई बात? अगला, हड़प्पा के अधिकतर प्रूफ किसकी भेंट चढ़ गए? तो आपको पता है रेल लाइन बिछाने की। वहां रेल लाइन बिछी तो हड़प्पा के जो प्रूफ थे वो मिट गए। सिंधु घाटी की सभ्यता की राजधानी कहां थी? मोहनजोदड़ो, इसीलिए मोहनजोदड़ो की बात हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर आपको पता चल गए। क्लियर है? और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी कैपिटल कहां थी? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी कैसी संस्कृति थी? अब देखिए कितने सारे पॉइंट है। देखिए, मैदानी संस्कृति थी, मैदानी, पहाड़ी नहीं, मैदानी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक मैदानी संस्कृति थी। ये जो सभ्यता थी 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी और यहां की पॉपुलेशन थी 85,000। याद रखना, इस बार एमसीक्यू सीधा सीधा नहीं आने वाले, स्टेटमेंट वाले आने वाले। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक मैदानी संस्कृति थी, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी और 85,000 वहां की पॉपुलेशन थी। इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो मोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ठीक है, और ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, ये टीलों पर बसा था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे और कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊपर उठाया गया था। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट याद रख लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं आने वाला एमसीक्यू। अगला है, सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या था? अब ये चबूतरे के बारे में, बौद्ध स्तूप था, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ऊंचा जो चबूतरा होता है, हाइटेड प्लेस, उसके ऊपर एक बौद्ध स्तूप था। ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर था। जो वो चबूतरा था ना जिसके ऊपर ये स्तूप था, उस चबूतरे की हाइट थी 25 फुट। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी थे, वहां भिक्षुओं के कमरे भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये,
1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा स्तूप की खोजबीन करने ही आए थे। जो 1922 में राखलदास बनर्जी जो यहां जो है खोजबीन करने आए थे। और राखलदास बनर्जी के बाद जो है हरेल्ड हरग्रीव्स, ये हरेल्ड हरग्रीव्स है, ये लॉ नहीं है वो है, हरेल्ड हरग्रीव्स ने इसकी खुदाई कराई 1922 में। तो राखलदास बनर्जी, और उसके बाद वो यहां क्या है मतलब स्तूप की क्या है खोजबीन करने आए थे, ठीक है 1922 में। और उसके बाद जो है राखलदास बनर्जी के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हरेल्ड हरग्रीव्स ने कराई। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है किसके निर्देश पर यहां खुदाई हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल। ये याद रखना है कि किसके निर्देश पर खुदाई हुई थी, जॉन मार्शल, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, तो भी जॉन मार्शल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली पंजीकृत वस्तुएं कितनी है, 50,000 से ज्यादा। और पॉपुलेशन कितनी बताई थी मैंने, 85,000। और यहां पंजीकृत वस्तुएं कितनी मिली थी, 50,000 से ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहते हैं, बौद्ध स्तूप आंसर होगा। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहते हैं, बौद्ध स्तूप को। वही जो अभी बताया था, ऊंचे चबूतरे पर है 25 फुट ऊंचे, जिसके किनारे भिक्षुओं के कमरे भी हैं, ठीक है। राजस्थान और सिंध की धूप कैसी है, तो राजस्थान की धूप पूछेंगे तो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। और सिंध की धूप चौंधियाती है, यह भी आ सकता है, राजस्थान की धूप पारदर्शी, सिंध की धूप चौंधियाती। राजस्थान और मोहनजोदड़ो की समानता क्या है, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो खुला आकाश, धूल बबूल, ज्यादा ठंड गर्मी, सूना परिवेश, इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बताइए, पर आप ये आप रहने दीजिए। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के, ठीक है, एक खारा हिस्से में, उसे क्या कहा है, तो उसे जो है ये खारा नहीं है, ये है खास, एक खास हिस्से में। बहुत इंपॉर्टेंट, जो वो चबूतरा है ना स्तूप वाला जिसके ऊपर बौद्ध स्तूप है, उस प्लेस को कहते हैं गढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के खास हिस्से में, ठीक है, खास हिस्से में उसे क्या कहते हैं, उस हिस्से को कहते हैं गढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अहम और दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर, जैसे प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, ज्ञानशाला माने जो स्कूल हैं, ठीक है, महाकुंड, कठोर, ये कहाँ है, ये चबूतरे के पीछे पश्चिम दिशा में। उस सभ्यता में मतलब जो इंपॉर्टेंट भवन होते हैं, जैसे प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, कहीं पे मीटिंग होनी है, कोई स्कूल है, वो किस साइड है, चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में। डन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद ही बोल दूंगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में किसके अवशेष अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक हैं, मतलब ये काफी सही कंडीशन में थे। महाकुंड, बाकी इमारतें तो उजड़ गई हैं, लेकिन महाकुंड जो है अच्छी खासी कंडीशन में थे। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है, वहां का नगर नियोजन, वहां के जो घर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बसे, नगर नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी है, सीधी है या फिर आड़ी है, सीधी या फिर आड़ी। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद की शैली के शहर है, ग्रिड शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों शहरों को याद कर लेना। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ये किस शैली में बसे हैं, ये ग्रिड शैली में बसे हैं, और ग्रिड शैली में ही मोहनजोदड़ो भी था। क्लियर हो गई बात। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे और आगे क्या है, पीछे तो गढ़ है वही हिस्सा, और आगे उच्च वर्ग की बस्ती है, आ सकता है ये उच्च वर्ग की बस्ती का है, स्तूप वाले चबूतरे के आगे, ठीक है। और पीछे क्या है, गढ़ है। कामगारों की बस्ती दक्षिण की तरफ, जो काम करने वाले ना उनकी बस्ती दक्षिण की तरफ है, काम करने वालों की, या आप नोट करते रहिए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन, ये देखिए, ये आपको अब सारे ट्रू फॉल्स मिलेंगे, यहां से भी बहुत हेल्प होगी। सिंधु सभ्यता में साधन संपन्नता और भव्यता का आडंबर था नहीं, वहां कोई दिखावा नहीं था, सभ्यता बहुत अच्छी थी लेकिन वहां आडंबर नहीं था। सिंधु सभ्यता राज पोषित व धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी, बिल्कुल सही। इसका मतलब है राज पोषित का मतलब है ना तो वहां किसी राजा का राज था और ना किसी धर्म का था, बल्कि वहां के लोग समाज पोषित थे। समाज पोषित का मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। वह सिंधु घाटी सभ्यता एक जल संस्कृति थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह 700 कुएं मिले, 700 कुएं, तो ट्रू होगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक जल संस्कृति थी, सही बात है। वह ताकत से शासित होने की अपेक्षा अनुशासित थी, बिल्कुल सही बात है। वहां किसी राजा का राज ही नहीं था, तो कोई हमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वहां के लोग बहुत डिसिप्लिन थे, बिल्कुल सही है।
वहां के सभी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। नहीं, वहां के जो घरों के दरवाजे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, गलियों में। सभी घरों के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था भी थी। बहुत सही है, बिल्कुल वहां जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब घरों से जो गंदा पानी है वो एकदम नाली नाली से होके एक हौज में गिरता था, तो जल निकासी माने होता है एग्जिट की अच्छी व्यवस्था थी। घर में घुसने के लिए मुख्य सड़क से गलियों में जाना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, गलियों की तरफ, सड़क की तरफ से नहीं। यह साधन संपन्न थी, लेकिन इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। बिल्कुल सही बात है, कोई दिखावा नहीं था। 100 वर्षों से अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है? 1/3। याद रखना, 100 वर्षों से अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है? 1/3, 1/3। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने भांडे, मुहरे, साजो सामान, खिलौने। डन। महाकुंड के से क्वेश्चन आ सकता है। महाकुंड देखिए, जो वो बौद्ध स्तूप है वहां से दाई तरफ एक गली के आगे ये महाकुंड, जो वो बौद्ध स्तूप था जिसके पीछे के इलाके को क्या बोला था मैंने? गढ़। वो उस इलाके को, तो उसके जो है स्तूप से दाई तरफ एक गली के आगे महाकुंड, और उस गली का नाम है देव मार्ग, इंग्लिश में डिविनिटी स्ट्रीट। वो जो गली है ना जिसके आगे महाकुंड है, उसका नाम है देव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट भी कह सकते हो। दोनों चीज याद रखेंगे। उस कुंड में सामूहिक स्नान और अनुष्ठान होता था। मतलब सामूहिक स्नान भी होता था, लोग अनुष्ठान यज्ञ वगैरह भी करते थे। वो कुंड 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा था। ये बहुत डिटेल वीडियो है, ठीक है। तो वो कुंड 40 फुट लंबा था, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा था। कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थी। यह आ रखा है इस बार सैंपल पेपर में। कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थी। कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष थे। उस उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर थे, एक लाइन में 8 स्नान घर थे। और इन स्नान घरों में जो दरवाजे वो एक दूसरे की तरफ नहीं खुलते थे, अपोजिट साइड में, पीछे की तरफ। और कुंड में पक्की ईंटों का जमाव था। कुंड के तल में दीवारों में चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया जाता था ताकि गंदा पानी वहां ना आए। और दीवारों में सफेद डामर का प्रयोग भी होता था। याद रखना है, चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग होता था और सफेद डामर का। और कुंड में पानी के लिए जो है दोहरे घेरे वाला कुआं था। उस कुंड में पानी एक दूसरे कुएं से आता था, साफ पानी रहता था। ईंटें जो है वहां कैसी ईंटें थी? पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें। वहां की जो ईंटें हैं वो धूसर थी, धूसर। याद रखना। कोठार, कोठार जो होता था वहां जो टैक्स के रूप में जो अनाज होता था वो जमा होता था। याद रख रहे हैं, वहां जो कोठार होता था, कर माने होता है टैक्स, कर के रूप में हासिल अनाज इसमें जमा होता था। और यहां 9-9 चौकियों की 3 कतारें, 9-9 चौकियों की 3 कतारें। याद रखना। बैलगाड़ी के साक्ष्य कहां मिले? उत्तर की तरफ एक गली में, उत्तर की तरफ एक गली में बैलगाड़ी के प्रूफ मिले। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त कोठार और कहां मिला है? हड़प्पा में, वही कोठार जिसमें टैक्स के रूप में अनाज होता था। खेती, यहां खेती भी होती थी और पशुपालन भी था। यहां पत्थर तांबा भी था। पत्थर था सिंध में, तांबे की खाने राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेती भी होती थी सिंधु घाटी में, वहां जो है पशुपालन भी था, पत्थर भी मिला है, तांबा भी मिला है। पत्थर जो है वो सिंध में मिला है, तांबे की खाने राजस्थान में। याद रखना ये सब चीजें, मतलब यही है। तांबे की खाने से रिलेटेड पूछ सकते हैं, पत्थर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। पत्थर सिंध में बहुत मिला है। मिस्र और सुमेर में किसके उपकरण हासिल किए जाते हैं? चकमक और लकड़ी के। ये सुमेर है। मिस्र और सुमेर में जो है किसके उपकरण हासिल किए जाते थे? चकमक और लकड़ी के। याद रखना। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने के यहां सबूत मिले। यह भी याद रखना, कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने के यहां सबूत मिले, सबूत। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजा, अंगूर, बेर, इनके भी। क्लियर हो गई बात? ये भी आप याद रखना। किस इतिहासकार के अनुसार यहां के लोग रबी की फसल का प्रयोग करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट, इरफान हबीब। इरफान हबीब का मानना है कि वहां के जो लोग थे वो रबी की फसल का प्रयोग करते थे। और किसको छोड़कर यहां सभी के बीज मिले? कपास को छोड़कर, कपास को छोड़कर या सभी चीजों के बीज मिले। दूसरा सूती कपड़ा कहां मिला? 300 ईसा पूर्व जॉर्डन में। ये सब बुक में आए। दूसरा सूती कपड़ा कहां मिला? 300 ईसा पूर्व जॉर्डन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी है। रंगाई का एक छोटा कारखाना किसे मिला था? माधो स्वरूप वत्स। ये सैंपल पेपर में भी है क्वेश्चन। वहां रंगाई का एक कारखाना माधो स्वरूप वत्स को मिला।
छाल्टी और ऊन कहां से आयात होते? सुमेर। छाल्टी और जो ऊन थे वो सुमेर से आयात होते थे, इंपोर्ट होते थे, सुमेर। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, मेलुहा। मेलुहा। जो मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं उनमें मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती थी, ठीक है, और आज के युग में गरीबों की बस्ती माना जाता है पूरब की बस्ती को, ठीक है। तो पूरब की बस्ती थी उस समय रईसों की, लेकिन आज के समय में गरीबों की बस्ती माना जाता है। मुख्य सड़क जो वहां है वो डी के क्षेत्र में, जो वहां की मुख्य सड़क थी वो डी के क्षेत्र में, ये 33 फुट चौड़ी थी और 2 बैल एक साथ चल, मतलब क्या है, मतलब वहां चल सकते थे बैलगाड़ी, ठीक है, एक साथ क्रॉस हो सकती थी। 33 फुट चौड़ी थी और डी के क्षेत्र में थी वहां की मुख्य सड़क। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, क्योंकि मेन सड़क थी। मोहनजोदड़ो में कितने प्रकार के वाहनों के प्रूफ मिले? 3। चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले किसने यूज की? कार्बूजिए ने। कौन सी शैली? ग्रिड शैली। मैंने पहले भी बताया था, ग्रिड शैली में बसे 3 शहर और चंडीगढ़ में यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने यूज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क के दोनों ओर घर हैं, सड़क की ओर घरों की पीठ दिखाई देती है, इनके दरवाजे अंदर गलियों में, पहली बता चुका हूं। स्वास्थ्य के प्रति यहां के लोग जागरूक थे। छोटी सड़कें कितनी चौड़ी हैं? 9 से 12 फुट। अभी मैंने बड़ी सड़क बताई थी 33 फुट, छोटी सड़कें 9 से 12 फुट के। कुएं यहां 700 कुएं मिले लगभग, एक ही प्रकार की ईंटों से बने, और ईंटें भी बताई थी धूसर, और एक ही आकार की ईंटों से बने। काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीकेजी मोहल्ला, एक वहां पे एक जगह है उसका नाम डीकेजी, वो काशीनाथ दीक्षित के नाम पे पड़ा, वो डीकेजी। डन। डीकेजी जो है, पहली दीवार में खिड़की नहीं है, वहां जो घर है डीकेजी मोहल्ले में वहां पहली दीवार में खिड़की नहीं है, दूसरी मंजिल में खिड़की है, मतलब नीचे मंजिला में खिड़की नहीं है, 2 मंजिले में जो है वहां खिड़की होती है, और घरों का आकार लगभग 30 गुना 20 फुट का है। डन। मुखिया का घर जो है वो उसमें 2 आंगन है और 20 कमरे, 2 आंगन और 20 कमरे। यह भी उस मोहल्ले की बात हो रही जिसकी बात मैं भी कर रहा था। फिर है डीकेबीसी, ये पूरब में डीकेबीसी, दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति यहां के घर में मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिली है डीकेबीसी मोहल्ला जो है, वहां दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति। कुओं को छोड़कर यहां सब कैसा है? या तो चौकोर है या आयताकार है। फिर है HR हल्का, ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो मोहल्ला है HR हल्का, ये हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, और नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिली है, ये मूर्ति अब दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट। राखालदास बनर्जी के बाद 1924-25 में किसने खुदाई कराई? हेरल्ड हरग्रीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट। राखालदास बनर्जी ने तो 1922 में कराई थी, उसके बाद 1924-25 में हरगेल्ड हरग्रीव्स ने कराई। फिर है VS हिस्सा, ये माधो स्वरूप वत्स के नाम पर है, सब पढ़ लेना कौन किसके नाम पर है। VS हिस्सा माधो स्वरूप वत्स के नाम पर है, और रंगाई का कारखाना यहीं मिला था VS हिस्सा में, किसको मिला? माधो स्वरूप वत्स को। क्लियर हो गई बात? ये बाकी यही इंपॉर्टेंट है इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेगरी पोसेल का मानना था कि यहां के छोटे घर नौकर चाकर के होंगे, इनका मानना है ग्रेगरी पोसेल का। श्रीन रत्नाकर का मानना है, श्रीन रत्नाकर का मानना था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए PDF आगे चली गई है, पर मैं कोई चीज मिस नहीं करना चाहता हूं। श्रीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, ये स्टेटमेंट आएंगे। ग्रेगरी पोसेल का मानना है यहां के छोटे घर नौकर चाकर के, और श्रीन रत्नाकर का मानना था कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, क्योंकि नहर के प्रमाण उस सभ्यता में नहीं मिले। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता कैसे उजड़ी? कुछ विद्वानों का मानना है पानी के अभाव में, शॉर्टेज ऑफ वाटर, कुछ विद्वानों का मानना है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक को किसकी याद आ जाती है? राजस्थान की, क्योंकि मोहनजोदड़ो और राजस्थान में बहुत सारी सिमिलैरिटी थी। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के किस गांव की याद आई? जैसलमेर के कुलधरा गांव की, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान की याद आई, वो भी किस गांव की? जैसलमेर के कुलधरा गांव की। पीले पत्थरों वाला गांव है ये कुलधरा। कैसे? पीले पत्थरों वाला गांव में घर है पर लोग नहीं है। 150 साल पहले राजा से तकरार होने के कारण यहां के लोगों ने घर छोड़ दिया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर कितने खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था? 3 खंडों का, ठीक है, ये भी याद रखना। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर कितने खंडों का एक विशद, क्या है, विशाल प्रबंध छपवाया था? 3 खंडों का, विशद भी कह सकते हो। अजायब घर के बारे में, जो वहां म्यूजियम मिला है उसमें क्या है? यह छोटा है, स्कूल की इमारत के जैसा है, जो वहां म्यूजियम मिला है अजायब घर। सामान ज्यादा नहीं है, क्योंकि अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में, ठीक है, ये लाहौर है।
अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में चली गई, क्योंकि वहां ज्यादा सामान नहीं था। खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 है, मैं पहले बता चुका हूं। इसमें अली नवाज तैनात है, अली नवाज नाम का आदमी उसी अजायब घर में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां सोने के गहने भी थे जो चोरी हो गए। यहां औजार मिले लेकिन हथियार नहीं। तभी सिंधु घाटी सभ्यता को अनुशासन प्रिय माना जाता है, क्योंकि वहां छोटे छोटे औजार मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिला जो जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। और सिंधु घाटी सभ्यता अनुशासन प्रिय थी। ठीक है, सामान वहां क्या क्या सामान मिला है? काला पड़ गया गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मोहरे, ठीक है, चौक पर बने मृदु भांड, चौपड़ की क्या है, गोलियां या गोटियां, ठीक है, और दिए मिले हैं, माप तोल के पत्थर मिले, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, कंघी, कंगन, पत्थरों के घर, ठीक है, ये सब चीजें मिले। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किसकी याद आई? ये मैं बता रहा था। तो लेखक को किसकी याद आई? जैसलमेर के कुलधरा गांव की। ये पीले पत्थरों वाला गांव है, गांव में घर है पर लोग नहीं है। 150 साल पहले राजा से लड़ाई हो गई थी तो लोग चले गए थे। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। अजायब घर के बारे में आपको मैं बता रहा था। ठीक है, अब है सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? लो प्रोफाइल सभ्यता थी। उन लोगों की नावें बनावट में किसके जैसी थी? मिस्र के जैसे ही। सब याद रखना, आकार में छोटी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है वो कैसा है? छोटा। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व था। बिल्कुल सही, वहां के लोग कला से बहुत प्रेम करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई दी थी। बिल्कुल सही बात है, वहां के लोग कला से बहुत प्रेम करते थे। खुदाई में किसकी सुइयां मिली है? तांबे और कांसे की। याद रखना, वहां किसकी सुइयां मिली है? तांबे और कांसे की। काशीनाथ दीक्षित को सोने की वहां कितनी सुइयां मिली? 3, जिनमें से एक 2 इंच लंबी है। ये सुइयां बारीक काशीदेकारी के काम आती है। जैसे हम वो नहीं करते कुछ भी, मतलब ड्राइंग के उसमें, जैसे किसी चीज को बुनना या कुछ भी। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति पर क्या है? ठीक है, कि बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला। ठीक है, क्लियर हो गई? बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला, रट लेना इसको। सिंध की खास पहचान बन गया है छापे वाला कपड़ा, जिसको अजरक बोला गया है। सिंध की पहचान बन गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे एमसीक्यू लगेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे ना, अगर पूरे नंबर चाहिए, और स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।